हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं एकल कला मोटर के बारे में, यानी कि सिंगल फेज मोटर। आज जो है हमारी सिंगल फेज मोटर की दूसरी क्लास रहने वाली है, यानी कि पार्ट 2 रहने वाला है। कल की क्लास में हमने जो है स्प्लिट फेज एसी मोटर के बारे में पढ़ा था, स्प्लिट फेज सिंगल फेज, ठीक है, और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में पढ़ा था। यानी कि कैपेसिटर इंडक्टर मोटर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। और जो सिंगल फेज मोटर है ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आज की क्लास में जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, इसमें केवल 5 से 7 मोटरें होती हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इससे जो है 1 या 2 सवाल बन जाते हैं इस चैप्टर से। और जो वो 1 या 2 सवाल बनते हैं वो 5, ये जो हम मोटर पढ़ेंगे इसके अंदर 5 से 7 मोटरें, इन्हीं के अंदर से वो सवाल पूछे जाते हैं। कोई बाहर से सवाल नहीं पूछा जाएगा इनसे अलावा, ठीक है। जो हम ये मोटर जो ये मोटर पढ़ेंगे ना, इन सभी के बारे में तो विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर से सवाल आने की संभावना रहती है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ लिया था और कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी शेडेड पोल मोटर से। किससे? शेडेड पोल मोटर से। देखिए ये है सर्किट डायग्राम शेडेड पोल मोटर का। इसके अंदर एक रोटर यूज होता है। ये रोटर होता है, ये स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। किसका? स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। और जो इसके अंदर पोल होते हैं, पोल यूज होते हैं सेलिएंट पोल। जो स्टेटर के ऊपर जो पोल बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सेलिएंट पोल। और ये पोल 2 भागों में बटे हुए होते हैं। देखिए एक ये छोटा वाला पोल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर जो ये छोटे वाला पोल बना हुआ है इसको कहा जाता है शेडेड पोल। क्या कहा जाता है? शेडेड पोल। जो स्टेटर के ऊपर जो 2 पोल ऊपर पोल बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है सेलिएंट पोल। और ये सेलिएंट पोल 2 भागों में बटा होता है। इसके एक मेन जो बड़ा भाग होता है इसको सेलिएंट पोल बोला जाता है, और जो ये छोटे वाला भाग जो होता है इसको बोला जाता है शेडेड पोल। और ये जो शेडेड पोल होता है बड़े पोल का 1/3 होता है। कितना? 1/3। शेडेड पोल बड़े पोल का 1/3 होता है। और जो वाइंडिंग की जाती है वो सेलिएंट पोल वाले भाग पर की जाती है। देखिए यहाँ पर जो वाइंडिंग की गई है ये सेलिएंट पोल वाले भाग पर की जाती है, ना कि शेडेड पोल पर। शेडेड पोल पर क्या है? तांबे के यानी कि कॉपर के, शेडेड पोल पर कॉपर के शॉर्ट सर्किट तार वाइंडिंग की जाती है। क्या? शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग की जाती है शेडेड पोल पर कॉपर की। और जो मेन जो वाइंडिंग की जाएगी वो सेलिएंट पोल पर की जाती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये कार्य किस तरीके से करता है वो देख लेते हैं। जब हम सेलिएंट पोल पर की गई वाइंडिंग के अंदर एसी सप्लाई देते हैं तो क्या है? वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये जो शेडेड पोल के ऊपर कॉपर की तारें हैं इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। किसके अनुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इन शेडेड पोल के ऊपर जो ये कॉपर के शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग की गई है इनके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसके अंदर एक करंट बहती है और वो अपना एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। क्या? वो अपना एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। और जो ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, ये मेन चुंबकीय फ्लक्स का विरोधी होता है। किसके अनुसार? लेंज के नियम के अनुसार। जो शेडेड पोल द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। और इन्हीं चुंबकीय क्षेत्रों के जो प्रतिक्रिया होती है आपस में, उसी के कारण इस रोटर पर एक फोर्स लगता है और ये रोटर घूमना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? ये रोटर घूमना शुरू कर देता है। ये इसकी कार्य प्रणाली है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने क्या कहा? जो सेलिएंट पोल के ऊपर वाइंडिंग की गई है ना, वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इस शेडेड पोल पर की गई वाइंडिंग के एक ईएमएफ उत्पन्न करता है उसके अंदर, और उस ईएमएफ के कारण ये अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो शेडेड पोल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। वो दोनों फ्लक्स जो उत्पन्न हुए हैं वो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके कारण रोटर पर एक फोर्स लगता है।
और उस फोर्स के कारण ये रोटर घूमना शुरू कर देता है। अब देखिए, जो ये शेडेड पोल मोटर होती है ना दोस्तों, ये छोटी मोटरें होती हैं। कौन सी मोटरें? जो खिलौनों में यूज की जाती हैं, जो ट्रिमर के अंदर लगी होती है, जो छोटे छोटे खिलौनों में आपने मोटर देखी होंगी, हेयर ड्रायर में, छोटे विद्युत घड़ियों में, वहां पर क्या है, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो होती है शेडेड पोल मोटर। इन्हें जो है 3 से 125 वाट 3 से 125 वाट की क्षमता का बनाया जाता है। जो इनका प्रारंभिक टॉर्क होता है वो बहुत ही कम होता है। जो शुरुआती बलागुरण होता है ना इसका, वो बहुत ही कम होता है। और इसकी जो घूर्णन दिशा है हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। ये मेन पॉइंट है इसका, सेलिएंट पोल से शेडेड पोल। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये कि जो शेडेड पोल मोटर है उसकी घूर्णन दिशा कहां से कहां तक होती है। हमेशा याद रखना, सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ये घूर्णन गति करती है। ठीक है, इनकी जो बनावट होती है वो बहुत ही सरल होती है और बहुत ही इनका कम प्राइस भी बहुत चीप होता है। बहुत ही चीप प्राइस होता है इन मोटरों का। और इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? 5 से 35% तक। एफिशिएंसी कितनी होती है? 5 से 35% तक। देखिए, 3 से 125 वाट की क्षमता के बनाए जाते हैं। जो शुरुआती टॉर्क होता है वो बहुत ही कम होता है, प्राइस इनका बहुत कम होता है। इनकी जो घूर्णन गति, घूर्णन की जो दिशा होती है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। कभी भी इस मोटर की घूर्णन दिशा को बदला नहीं जा सकता। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्या हम शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं? नहीं, हम कभी भी शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा को नहीं बदल सकते। वो नियत ही रहती है, सेलिएंट पोल से शेडेड पोल तक रहती है। और जो सेलिएंट पोल है हम इसको अनशेडेड पोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनशेडेड पोल। वो तो शेडेड पोल हो गया, इसको हम अनशेडेड पोल भी कह सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को शेडेड पोल मोटर समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं यूनिवर्सल मोटर के बारे में। किसके बारे में? सार्वभौमिक मोटर। देखिए, जो यूनिवर्सल मोटर होती है ना, कल मैंने आपको बताया था डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। किसके? डीसी सीरीज मोटर के। जो इसकी संरचना है वो भी डीसी सीरीज मोटर के समान ही होती है। यूनिवर्सल मोटर को ना हम ये समझ सकते हैं कि ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। किस पर? ये एसी सप्लाई पर भी कार्य करेगी और डीसी सप्लाई पर भी कार्य करती है यूनिवर्सल मोटर। अगर हम इसी मोटर को एसी सप्लाई दे दे तो वो एसी सीरीज मोटर कहलाएगी। अगर हम उसी मोटर को डीसी सप्लाई दे दे तो वो डीसी सीरीज मोटर कहलाती है। इसके ऊपर क्या है? 2 वाइंडिंग की जाती है। जो इसका स्टेटर होता है, स्टेटर पर हम करते हैं फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पर क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। और आर्मेचर पर करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर में जो है हम लैप वाइंडिंग भी यूज कर सकते हैं और वेव वाइंडिंग भी यूज कर सकते हैं। इसकी संरचना इसी तरीके से बनाई जाती है कि हम इसे एसी पर भी यूज कर सकते हैं और डीसी पर भी यूज कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर अगर आपको समझ आती है तो आप समझ लीजिए आपको यूनिवर्सल मोटर भी समझ आ जाएगी। यूनिवर्सल मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। किस पर? नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। जैसा मैंने आपको डीसी सीरीज मोटर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि जो डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, वही पॉइंट यूनिवर्सल मोटर के रूप में है कि यूनिवर्सल मोटर को भी हमें कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो स्पीड होती है इसकी लोड के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? स्पीड और लोड जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर लोड ज़्यादा है तो स्पीड कम है, अगर लोड नहीं है तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि नो लोड की कंडीशन में यूनिवर्सल मोटर की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही खतरनाक स्पीड होती है उसकी। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में वही होता है जो डीसी सीरीज मोटर में होता है। जैसे इसमें भी ब्रूश का यूज किया जाएगा। किसका? ब्रूश का। कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, ब्रूश का यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर के अंदर। ठीक है, कार्य प्रणाली आप इसकी सेम टू सेम डीसी सीरीज मोटर के समान ही है। स्टेटर और आर्मेचर पर वाइंडिंग की जाती है और स्टेटर और जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आपस में सीरीज से कनेक्ट की जाती है। किस तरीके से? सीरीज में कनेक्ट रहती है। जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और जो इसकी कार्य प्रणाली है वो डीसी सीरीज मोटर के समान ही होती है। और जो इसका स्टेटर
क्या जो इसका स्टेटर होता है और जो रोटर होता है, स्टेटर और रोटर दोनों ही लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। लैमिनेटेड क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और जो ये मोटर होती है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये बहुत ही हाई होता है, और ये जो है पावर फैक्टर पे, ये अच्छे पावर फैक्टर पर कार्य करती है। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज की जाती है इसके अंदर भी, और इंटरपोल का भी यूज किया जाता है। किसका? इंटरपोल का। क्यों यूज किया जाता है इंटरपोल का? कम्यूटेशन में सुधार करने के लिए। और जो एक वाइंडिंग होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसका यूज किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, उसका प्रयोग किया जाता है। और जो यूनिवर्सल मोटर होती है ना, ये लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छे तरीके से कार्य करती है। किस पर? लो फ्रीक्वेंसी पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि यूनिवर्सल मोटर किस पर? लो फ्रीक्वेंसी पर अच्छे तरीके से कार्य करती है। ठीक है, अब इसकी स्पीड हमने देखी कि बहुत ही उच्च होती है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हमें हाई स्पीड की आवश्यकता होती है। जैसे ड्रिल मशीन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया। ठीक है, ड्रिल मशीन, वैक्यूम क्लीनर हो गया, रेल के इंजन हो गए, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। रेल इंजन के अंदर भी। ठीक है, रेल इंजन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं रिपल्सन मोटर, यानी कि प्रतिकर्षण मोटर को। प्रतिकर्षण मोटर क्या है? ये जो है ना, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे? प्रतिकर्षण क्या है? जो हम सभी को पता है, जो समान चुंबकीय ध्रुव होते हैं, क्या? जो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, उसी सिद्धांत पर यह मोटर कार्य करती है। देखिए इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए पहले। मान लीजिए ये बीच में रोटर रखा हुआ है, इसके साइडों में ये पोल लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो इसके ऊपर जो ब्रूस लगाई जाती है, ये यहाँ पर एक अक्ष है, ये इसे हम कहते हैं स्टेटर का चुंबकीय अक्ष। इसे क्या कहते हैं? स्टेटर का चुंबकीय अक्ष। अब जो इसके ऊपर जो ब्रूस रखे जाते हैं ना, वो ब्रूस इस अक्ष से लगभग 20 डिग्री के एंगल पर रखे जाते हैं, और ये जो ब्रूस होते हैं ये आपस में शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं। क्या कहा मैंने? जो ये रिपल्सन मोटर होती है, रिपल्सन मोटर के ऊपर जो ये रोटर के ऊपर जो ब्रूसेस लगाए जाएंगे, वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट रखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं, और ये स्टेटर के चुंबकीय अक्ष से 20 डिग्री के अंतर पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और जो इसका रोटर होता है ये स्लोटेड क्रोड होता है। स्लोटेड कोर होती है। ठीक है, स्लोटेड कोर का यहाँ क्या मतलब है? स्लोटेड कोर का मतलब है, यानी कि जो इसका रोटर होता है, रोटर के ऊपर स्लोट काटे जाते हैं और उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। अब इसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसे होती है? जैसे ही हम स्टेटर पर लगी हुई फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो क्या है? वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसके कारण रोटर पर लगे हुए ये जो वाइंडिंग की गई है, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग की गई है, ये अपने इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ये अपने खुद का एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। और ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये मेन चुंबकीय क्षेत्र का, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, और इन दोनों के फ्लक्सिस के जो अंदर पर जो एक प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण इस पे एक टॉर्क लगता है। किसके ऊपर? जो ये कंडक्टर लगे हुए होते हैं, इनके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और उसी टॉर्क के कारण ये रोटर घूमने लग जाता है। यही रिपल्सन मोटर की कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, ये ना रिपल्सन मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है। कैसी? सेल्फ स्टार्ट प्रकार की मोटर होती है। ये सिंगल फेज की एक ऐसी मोटर है ये, जो सेल्फ स्टार्ट प्रकार की होती है, और जो इसकी गति होती है ना, इस लगभग स्थिर होती है।
स्थिर गति होती है और प्रारंभिक बलागुण इसका उच्च होता है। जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना रिपल्सन मोटर का, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका हाई, और जो इसकी गति होती है वो स्थिर गति होती है लगभग। इसलिए इसका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हमें स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जैसे लैथ मशीन या फिर मशीन टूल। लैथ मशीन हो गया, मशीन टूल हो गया, उसके अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? रिपल्सन मोटर का यूज किया जाता है। और ये ऐसी मोटर है ना भाई, इसकी अगर हमें घूर्णन की दिशा को बदलना है, ना तो इसके स्टेटर या फिर रोटर वाइंडिंग के संयोजनों को बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो फिर इसकी गति को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, जो इसकी दिशा है, दिशा को कैसे बदला जा सकता है वो देखिए। यहां पर क्या है? यहां पर ये चुंबकीय अक्ष है, यहां पर ये ब्रूसिस लगे हुए हैं। अब इन ब्रूसिस को अगर हमें इसकी ना दिशा को बदलना है तो क्या है, इन ब्रूसिस को कहां पर? यहां पर लगा देंगे, यानी कि विपरीत जगह पर लगा देंगे। यहां से उठाकर यहां पर रख देंगे इसके ब्रूसिस को। तो क्या है, रिपल्सन मोटर की गति, जो इसकी घूर्णन दिशा है ना, वो बदल जाती है रिपल्सन मोटर की। यानी कि इसके ना तो स्टेटर या फिर ना ही रोटर के जो इसके संयोजन है ना, उनको बदलने की जरूरत ही नहीं होती। केवल जो इस पर लगी हुई ये ब्रूस होती है ना, इस ब्रूस को ही दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है। कहां पर? उसकी विपरीत जगह पर लगा दें तो इसकी जो गति, जो इसकी घूर्णन दिशा ना, वो ही बदल जाएगी। अब इसकी गति को कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है वो देख लेते हैं। देखिए, इसको ना जितना इस चुंबकीय अक्ष से दूर खिसकाएंगे ना, ये जो चुंबकीय अक्ष है, इसको इससे जहां पर जितनी दूर इसको रखेंगे उतनी ही गति इसकी कम होती रहेगी। ठीक है। अगर हमने पहले देखिए, पहले जो है ब्रूस कहां रखे हुए थे? पहले ब्रूस रखे हुए थे यहां पर। अब अगर हमें इसकी घूर्णन की दिशा को कम करना है तो इसको यहां पर रख दीजिए। ठीक है। यदि, यानी मैंने क्या कहा, यानी कि चुंबकीय अक्ष की ओर खिसकाते हैं, सॉरी, इसको ना इधर की ओर खिसकाएंगे, ना चुंबकीय अक्ष की ओर, तो इसकी गति कम हो जाती है। जितना इस चुंबकीय अक्ष के इसको पास लेके जाएंगे ना, उतनी इसकी गति जो है कम होती रहेगी। अब जितना इस अक्ष से, ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है, जितना इस एक्सिस से हम दूर रखेंगे ना इस कार्बन ब्रूस को, उतनी ही तेज इसकी गति हो जाएगी। यानी कि हम रिपल्सन मोटर के जो घूर्णन की दिशा है उसको भी ब्रूस की हेल्प से बदल सकते हैं, और जो इसकी गति है कम ज्यादा, वो भी हम इसकी ब्रूस की हेल्प से कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ठीक है। उम्मीद आप सभी को रिपल्सन मोटर के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। देखिए, मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन कल बता रहा था तो आपको कल एक बात बताई थी कि इसके अंदर होती है एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और जो ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है हिस्टैरिसीस मोटर और एक होती है रिलक्टेंस मोटर। कौन सी? रिलक्टेंस मोटर। पहले हम समझेंगे हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में, फिर हम समझेंगे रिलक्टेंस मोटर के बारे में। जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है, जो ये इसको सिंक्रोनस, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसको सिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है। तो इसको सिंक्रोनस मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके अंदर जो गति होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के समान गति पर घूमती है। तो ये जो मोटर होती है, जितनी तेज इस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घूमता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिस गति पर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, उसी स्पीड पर ये इस मोटर का रोटर घूमता है। इसीलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। समझ आ गया होगा क्यों कहा जाता है सिंक्रोनस मोटर? जितनी तेज इसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, जिस गति पर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, उसी गति पर इसका रोटर घूमता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। और ये किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है? ये हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, क्योंकि हिस्टैरिसीस के कारण ही इसके अंदर एक मैकेनिकल टॉर्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मैकेनिकल टॉर्क। किसकी हेल्प से? हिस्टैरिसीस की
हिस्टैरिसीस की वजह से, ठीक है। और जो इस मोटर का जो टॉर्क है ना वो गति बढ़ाने के साथ स्थिर रहता है। मान लीजिए अगर, वैसे तो इस मोटर की जो है गति बढ़ती नहीं है, अगर थोड़ा जो मामूली सा जो फर्क होता है ना, इसमें जो टॉर्क है वो टॉर्क लगभग स्थिर होता है और गति भी जो इसकी लगभग स्थिर ही रहती है, ठीक है ना। जो टॉर्क है ये प्रारंभिक से लेकर अंत तक एक समान ही रहता है। और जो इस मोटर का जो रोटर है ना वो देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए ये होगी बाहर वाली परत मोटर की, मोटर के रोटर की, और ये हो गया अंदर का भाग, ठीक है। अब देखिए जो इसमें ये बाहर वाला भाग है ना ये किसका बनाया जाएगा, ये उच्च चुंबकीय पदार्थ का बनाया जाएगा। किसका, हाई मैग्नेटिक पदार्थ का बनाया जाएगा, ठीक है। वो कौन सा पदार्थ ले सकते हैं हम उसके अंदर, क्रोम स्टील का ले सकते हैं पदार्थ। कौन सा, क्रोम स्टील। यानी कि जो बाहर वाली जो परत होती है ना, जो बाहर वाली परत है, इस बाहर वाली परत को बनाएंगे हम उच्च चुंबकीय पदार्थ का, यानी कि हाई मैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे बाहर वाले भाग को। लेकिन जो अंदर वाला भाग है, जो ये अंदर वाला भाग है, एक मिनट, जो ये अंदर वाला भाग है ना इस भाग को बनाएंगे अचुंबकीय पदार्थ का। किसका, अचुंबकीय। बाहर वाला बनाएंगे उच्च चुंबकीय पदार्थ का और अंदर वाला बनाएंगे अचुंबकीय पदार्थ का। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, या फिर और भी कोई पदार्थ ले सकते हैं जो अचुंबकीय पदार्थ होता है। अब बीच में इसकी साफट लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ लगा हुआ रहता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अगर इस कार्य प्रणाली की बात करें ना हिस्टैरिसीस मोटर की, वो कैसे कार्य करता है। देखिए जैसे ही हम स्टेटर में जो वाइंडिंग हुई है उस वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, उससे क्या है, उससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस रोटर के अंदर ना हिस्टैरिसीस और एडी करंट घूमने लग जाता है। क्या, एडी करंट है ना, एडी करंट इस रोटर के अंदर घूमना शुरू कर देता है, जिसके कारण एक टॉर्क पैदा होता है। इसलिए जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है ना, हिस्टैरिसीस मोटर, इसके अंदर जो टॉर्क बनता है, इसके अंदर जो टॉर्क बनता है ना वो किसके कारण बनता है, वो एडी करंट और हिस्टैरिसीस के कारण बनता है। इस कारण से इसको हिस्टैरिसीस मोटर कहा जाता है। यानी कि जो इसके अंदर बलागुण बनेगा ना वो हिस्टैरिसीस के कारण बनेगा, इसलिए इसको हिस्टैरिसीस मोटर कहते हैं। इस टॉर्क, ये इस पे रोटर पर जो टॉर्क लगता है ना उसके कारण क्या है, ये रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है। और जो इसके इसके रोटर है ना, ये रोटर बिल्कुल चिकना होता है, यानी कि इस पर कोई भी खांचे नहीं बने होते, ना कोई दांत बने होते, ना इस पर कोई वाइंडिंग की जाती। ये छोटा आकार का होता है और क्या है, ड्यूरेबल होता है, बेलनाकार आकार का होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, यानी कि इस पे ना तो कोई खांचे बनाए जाते हैं, ना इस पे कोई दांत बनाए जाते हैं, ना इस पर कोई वाइंडिंग की जाती है। और इसलिए जब ये चलती है ना मोटर, जब ये रोटर घूमता है तो इसके अंदर कोई आवाज नहीं आती है, यानी कि आवाज ही नहीं आती है जब ये घूमता है रोटर। और इसमें ये कौन किस गति पर घूमता है, ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है, वही स्पीड जिस जो मैग्नेटिक क्षेत्र होता है ना, जिस जिस गति पर मैग्नेटिक क्षेत्र घूमता है उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और उसी स्पीड पर ये रोटर घूमता है, इसलिए ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। इस मोटरों का ना प्रयोग वहां पर किया जाएगा जहां पर हमें ध्वनि रहित, यानी कि जहां पर हमें आवाज नहीं चाहिए, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, विद्युत घड़ी होगी, सूचक यंत्र हो गए, वहां पर क्या है, आवाज नहीं आनी चाहिए मोटर के अंदर से। वहां पर किस मोटर का प्रयोग करेंगे, वहां पर करेंगे हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग, ठीक है। इसमें आवाज क्यों नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर कोई चुंबकीय कंपन ही नहीं होता, कोई चुंबकीय कंपन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका जो बाहर वाला भाग है रोटर का वो बहुत ही चिकना होता है, इसके ऊपर ना वाइंडिंग होती है ना कोई स्लोट्स बनाए जाते हैं। उम्मीद आप सभी को जो है हिस्टैरिसीस मोटर समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रिलक्टेंस मोटर की तरफ, यानी कि प्रतिष्ठम मोटर। ये भी जो है सिंक्रोनस मोटर होती है। इसको भी सिंक्रोनस मोटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी गति होती है वो सिंक्रोनस गति होती है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर ही ये मोटर घूमती रहती है।
ठीक है। और जो इसका रोटर होता है, रोटर पर विशेष प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं, अलग प्रकार के। जो रोटर होता है ना, वो रोटर स्क्वायर केज प्रकार का होता है इसका, किसका, स्क्वायर केज प्रकार का। लेकिन हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर है वो स्क्वायर केज प्रकार का नहीं होता, ठीक है ना। और ये क्या है, ये प्रतिष्ठम के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसी के प्रतिष्ठम के सिद्धांत पर ये यांत्रिक बलागुण उत्पन्न करती है मोटर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और जो ये रिलक्टेंस मोटर होती है ना, ये लो पावर फैक्टर पर कार्य करती है, किस पर, लो पावर फैक्टर पर कार्य करती है। यानी कि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.6 से 0.8 लैगिंग होता है, 0.6 से 0.8 लैगिंग होता है। और सिंक्रोनस मोटर ना, जो मैं आपको अल्टरनेटर पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, वो डबली एक्साइटेड मोटर होती है, किसकी, कैसी, डबली एक्साइटेड मोटर। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल फेज एसी मोटर होती है, इनको डबली एक्साइटेड मोटर नहीं कह सकते, ये केवल सिंगली एक्साइटेड मोटर होती है, केवल इनको सप्लाई देनी पड़ती है सिंगल फेज, कोई डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती इन्हें। डबली एक्साइटेड का क्या मतलब है, यानी कि डीसी सप्लाई भी देनी पड़े। लेकिन जो सिंक्रोनस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है ना, ये डबली एक्साइटेड मोटर नहीं होती, ये केवल सिंगली एक्साइटेड मोटर होती है, केवल सिंगल फेज एसी सप्लाई पर ही कार्य करती है, इन्हें डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, देखिए रिलक्टेंस मोटर जो है इसका प्रयोग करेंगे हम सिग्नल उपकरणों में। सिग्नल जो उपकरण होते हैं उनके अंदर किस मोटर का प्रयोग करेंगे, रिलक्टेंस मोटर का। यानी कि जो मापन यंत्र होते हैं, मापन यंत्रों के अंदर भी हम रिलक्टेंस मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये था रिलक्टेंस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है सिंगल फेज एसी मोटर का। ये जितनी भी मोटर मैंने आपको बताई है, इन सभी के बारे में अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो बहुत होता है। एक मैंने आपको बताया था स्टेपर मोटर के बारे में, जब मैं आपको कल क्लासिफिकेशन इसका बता रहा था, तब मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर एक मोटर और होती है, वो होती है स्टेपर मोटर। देखिए स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर को ना हम एसी मोटर भी नहीं कह सकते और डीसी मोटर भी। वैसे जो स्टेपर मोटर होती है ना, इसको डीसी मोटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डीसी मोटर। लेकिन हम इसे एसी मोटर के चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका जो कार्य करने का प्रभाव है नहीं, वो डीसी का भी है और एसी का भी है। इसको कहा जाता है डीसी मोटर, क्या कहा जाता है, इसको डीसी मोटर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसको इनपुट सप्लाई दी जाती है ना, वो डीसी सप्लाई ही दी जाती है। लेकिन कुछ विशेष उपकरणों की हेल्प से ना इसको डीसी सप्लाई को स्क्वायर वेव में बदला जाता है। स्क्वायर, क्या कहा मैंने, जो स्टेपर मोटर होती है, स्टेपर मोटर को इनपुट तो हमने डीसी दे दिया, लेकिन कुछ डीसी उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की हेल्प से ना हम इस डीसी सप्लाई को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करते हैं, और उसी पर यह कार्य करती है। अब इसको इसलिए हम डीसी मोटर कहते हैं, क्योंकि इसमें इनपुट ही हमने डीसी दिया है, लेकिन ये कार्य स्क्वायर वेव पे करती है, किस पर, स्क्वायर वेव पर। और जो इसका रोटर होता है ना, रोटर में छड़ चुंबक लगाए जाते हैं, क्या, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक या फिर बार मैग्नेट लगाए जाते हैं स्टेपर मोटर के अंदर, ठीक है। ये होती है स्टेपर मोटर। यहां से भी एक आधा सवाल आ जाएगा, तो ये पूछ लेगा कि जो स्टेपर मोटर है वो कौन सी वेव पर कार्य करती है, साइन वेव पे या स्क्वायर वेव पे, इनपुट क्या दी जाती है, जो इसका रोटर होता है रोटर में छड़ चुंबक लगाई जाती है। वैसे यहाँ से कोई सवाल पूछा नहीं गया है आज तक, अगर आगे से आगे कोई पूछा जाता है तो इन्हीं पॉइंटों से पूछ लिया जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर स्टेप एंगल आपको निकालना है इसका, क्या, अगर स्टेपर मोटर का आपको स्टेप एंगल निकालना है ना, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। अल्फा को एंगल से डिनोट करेंगे 360 बटा में एन आर एम एस। एन आर का क्या मतलब है, रोटर के टीथ। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, जो इसके अंदर ना रोटर होता है, रोटर में ना अलग कई टीथ से बनाए जाते हैं, देखिए ऐसे, ऐसे टीथ बनाए जाते हैं रोटर के अंदर, ठीक है। बीच में यहाँ पर साफट लगाई जाती है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जितना भी एंगल हमें बदलना होता है ना रोटर का, इन टीथ के हिसाब से हम बदल देते हैं। अब एन आर को यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, एन आर को यहाँ पर रोटर टीथ डिनोट कर रहे हैं, और एम एस को यहाँ पर
जो स्टेटर का फेज है ना वो डिनोट करता है। क्या? स्टेटर का फेज। ठीक भाई, यहाँ पर होता है अपना सिंगल फेज एसी मोटर। सिंगल फेज एसी मोटर जो है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी ये मैंने आपको मोटरें बताई इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना बस यहीं से सवाल बन जाता है। एक जो टेबल आपके लिए, ये टेबल देख लेना। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सी मोटर कौन से अनुप्रयोग के लिए यूज की जाती है। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और यूनिवर्सल मोटर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के लिए, यूनिवर्सल मोटर मिक्सर ग्राइंडर ड्रिल मशीन के लिए, शेडेड पोल मोटर रेडियोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, सेविंग मशीन, हेयर ड्रायर, इन सभी के लिए यूज होती है। ये जो टेबल है ना इसको आप एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आ जाता है कि जो यूनिवर्सल मोटर कहाँ पर यूज की जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और या फिर जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मान लीजिए एग्जाम में यही पूछ ले कि रिपल्सन इंडक्शन मोटर कहाँ पर यूज होगी, वो कंप्रेसर में यूज होगी। यूनिवर्सल मोटर का तो आ ही जाता है सवाल में, वैक्यूम क्लीनर में, यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिल मशीन में, सिलाई मशीन में। ये जो आपको याद रहने चाहिए कि कौन सी मोटर कहाँ पर यूज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होता है ना अपना सिंगल फेज मोटर वाला चैप्टर ना कंप्लीट हो जाता है। कल से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। कौन से वाला? 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से सवाल आने के बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, इसलिए जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो ये पढ़ा है मैंने इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।